करो आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हो और सामने इंडिया की इकोनॉमी पर एक क्वेश्चन है, माइंड एकदम ब्लैंक, इतने सारे फैक्ट्स, इतने फिगर्स, कहाँ से शुरू करें? कभी फील किया है ये प्रेशर? आज हम इसको बदलने वाले हैं। We're going to turn that confusion into confidence. बिल्कुल। आज के सेशन को एक पर्सनल मास्टर क्लास की तरह समझो। हम सिर्फ इश्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू स्ट्रक्चर ब्रिलियंट आंसर्स फॉर 20 ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टॉपिक्स फेसिंग इंडिया टुडे। हम सब कुछ कवर करेंगे, फ्रॉम इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर टू टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। एक पूरा रोड मैप। एग्जैक्टली। तो एक नोटपैड ले लो, कंफर्टेबल हो जाओ एंड लेट्स बिगिन दिस जर्नी। ओके, तो चलिए अपने पहले टॉपिक में डाइव करते हैं। Question 1. Discuss the reasons for India's high fiscal deficit and its consequences. UPSC Mains 2022 Micro Theme Public Finance. So basically, government अपने earnings से इतना ज़्यादा spend क्यों कर रही है? ये तो एक पर्सनल क्रेडिट कार्ड प्रॉब्लम जैसा साउंड करता है, बट ऑन अ नेशनल स्केल। हाँ, that's a great analogy. बिल्कुल वैसा ही है। तो फर्स्ट लेट्स डिफाइन इट। फिस्कल डेफिसिट मतलब सिंपली गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और उसके टोटल रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस। अच्छा, ये बताता है कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करने की जरूरत है। ओके, जैसे एक फैमिली अगर 50,000 अर्न करती है बट 60,000 स्पेंड कर देती है। एग्जैक्टली वो जो 10,000 का गैप है वही उनका डेफिसिट है। और इंडिया का भी अराउंड 5.8% ऑफ जीडीपी है। वाह, दैट्स अ बिग नंबर। ठीक है, अब इसके आंसर स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। 1. इंट्रो। फिस्कल डेफिसिट की एक क्रिस्प डेफिनेशन से स्टार्ट करो और करंट वैल्यू बताकर एग्जामिनर को हुक कर लो। ठीक है। 2. कोर लॉजिक। ये आपकी मेन बॉडी है। 2 सब हेडिंग्स बनाओ, रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस। रीजंस में पॉइंट्स डालो जैसे लो टैक्स रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक सैलरीज, पेंशंस और सब्सिडीज। राइट, सब्सिडीज। और कॉन्सिक्वेंसेस में इन्फ्लेशन जैसे रिस्क मेंशन करो और क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्राउडिंग आउट मतलब जब गवर्नमेंट इतना बोरो करती है तो प्राइवेट कंपनीज के लिए मार्केट में पैसा कम बच जाता है। गॉट इट। और 3. कंक्लूजन। एंड में सोल्यूशंस दो, जैसे अग्निपथ जैसी स्कीम से एक्सपेंडिचर कम करना या बेटर टैक्स कलेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना। प्रेजेंटेशन के लिए रीजंस को एक सिंपल फ्लो चार्ट में दिखा सकते हो, काफी विजुअली अपीलिंग लगता है। समझे। दैट्स अ गुड टिप। चलो ट्राई करते हैं। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग India's fiscal deficit, the government's borrowing gap, is driven by high subsidy bills and low tax collection. This can lead to inflation and higher interest rates. The solution lies in expenditure rationalization and improving tax compliance. परफेक्ट। In short, fiscal deficit, government की borrowing habit है, उससे मैनेज करना एक healthy economy के लिए की है। ब्रिलियंट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्वेश्चन 2. एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन अचीविंग द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047। यूपीएससी मेंस 2023 माइक्रो थीम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ये विकसित भारत टर्म हम बहुत सुनते हैं, वहां तक पहुंचने का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? The secret ingredient is definitely capital investment. ओके। Basically, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे रोड्स, पोर्ट्स, फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी पर स्पेंड करना। ऐसे सोचो, अगर आपको एक सक्सेसफुल बेकरी खोलनी है तो आप सिर्फ एक दिन के लिए फ्लोर नहीं खरीदोगे। राइट, आप एक अच्छे ओवन, एक मिक्सर, एक शॉप में इन्वेस्ट करोगे। वही कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। दैट मेक्स सेंस। और यहाँ सबसे बड़ा मैजिक है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लाई इफेक्ट। हाँ, मतलब हर एक रुपया जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है उससे इकोनॉमी को लगभग ₹2.5 का रिटर्न मिलता है। कूल ना, दैट्स अमेजिंग। अब इसके स्ट्रक्चर एनालिसिस पर आते हैं। 1. इंट्रो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करो और उसे सीधा विकसित भारत एट 2047 गोल से लिंक करो। ठीक है। 2. कोर लॉजिक। यहां पर आपको शाइन करना है। पहले पोटेंशियल डिस्कस करो, मल्टीप्लायर इफेक्ट, जॉब क्रिएशन, फिर चैलेंजेस जैसे हमारा हाई फिस्कल डेफिसिट जो स्पेंडिंग को लिमिट करता है। और इन प्रोजेक्ट्स में टाइम भी तो बहुत लगता है। बिल्कुल, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। और 3. कंक्लूजन, एक क्लियर वे फॉरवर्ड दो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स मेंशन करो जैसे HAM और EPC, और FDI अट्रैक्ट करने की इंपॉर्टेंस बताओ। प्रेजेंटेशन के लिए मल्टीप्लायर इफेक्ट को शो करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम यूज करो। ₹1 इनपुट, ₹2.5 आउटपुट। बहुत इफेक्टिव है। ग्रेट आइडिया। Okay, ready? Pause and practice. Saying capital investment is the engine for Viksit Bharat, leveraging a powerful multiplier effect. While challenged by fiscal constraints, the path forward is through PPP models and robust FDI. Sounds very structured. In short, smart investment in long-term assets, India की journey to becoming a developed nation के लिए non-negotiable है। That clarifies so much. So far we saw the big picture of finance. अब थोड़ा grassroots level पर आते हैं। Question 3. Discuss the opportunities and challenges of peri-urban agriculture in the wake of rapid urbanization. UPSC Mains 2021. Micro theme. Agricultural systems. तो जैसे-जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, उनके ठीक बाहर जो फार्म्स हैं, उनका क्या? Excellent question. पेरी-अर्बन एग्रीकल्चर मतलब शहरों के इमीडिएट आउटस्कर्ट्स पर फार्मिंग करना। अच्छा, जैसे फ्लाइट लैंड करते वक्त जो हरे पैचेस दिखते हैं? बिल्कुल, वही। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक ग्रेट एग्जांपल है कि कैसे दिल्ली और मुंबई के आसपास के फार्म्स शहर को हर दिन फ्रेश वेजिटेबल्स और मिल्क सप्लाई करते हैं। हाँ, इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और फूड वेस्टेज भी कम होता होगा। एग्जैक्टली, और फ्रेशनेस भी रहती है। बट चैलेंज बहुत बड़ा है। शहर एक्सपैंड करना चाहता है तो लैंड और वाटर पर इमेंस प्रेशर है। राइट, रियल एस्टेट का प्रेशर। एब्सोल्युटली। चलो इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। 1. इंट्रो। पेरी अर्बन एग्रीकल्चर को डिफाइन करो और इंडिया में बढ़ते अर्बनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट सेट करो। ओके। 2. कोर लॉजिक। ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। पहले सारी अपॉर्चुनिटीज लिस्ट करो,
फ्रेश प्रोड्यूस, लोकल एम्प्लॉयमेंट, एग्रो टूरिज्म का पोटेंशियल। फिर चैलेंजेस, लैंड प्रेशर, वाटर स्कैसिटी, शहर से पोल्यूशन। A very clear structure. एंड 3 कंक्लूजन, इनोवेटिव सॉल्यूशंस दो। मॉडर्न टेक्निक्स जैसे वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स और बेटर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का सजेशन दो। Presentation के लिए कोई टिप? एक सिंपल टी टेबल यूज करो। एक साइड अपॉर्चुनिटीज, दूसरी साइड challenges, clean और easy to read. Perfect. It's a rehearse. Pause and practice saying peri-urban agriculture offers cities a lifeline of fresh produce but faces threats from land and water scarcity. The solution is adopting smart farming technologies to grow more with less. In short, peri-urban farming urban food security के लिए एक critical buffer है, but उसे survive करने के लिए smart policies की जरूरत है। Tea table is a great idea for that one. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question 4. Why has India not achieved self-sufficiency in pulses and vegetable oils? What measures can be taken? UPSC Mains 2020, Micro Theme Food Security. ये सवाल तो घर घर का है. हम एक फार्मिंग नेशन है, बट हम अभी भी इतनी दाल और कुकिंग ऑयल इंपोर्ट क्यों करते हैं? It's a paradox है ना? इसका core issue है हमारी serial centric agriculture. Cereal centric. हाँ, मतलब हमारी पॉलिसीज, स्पेशली एमएसपी और प्रोक्योरमेंट सिस्टम गेहूं और चावल को हेवीली फेवर करती हैं। अच्छा. तो पंजाब के एक फार्मर के लिए मूंग दाल या सरसों से ज्यादा राइस उगाना एक सेफर फाइनेंशियल बेट है। ये ऐसी बात हुई कि एक स्टूडेंट को सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो बायोलॉजी इग्नोर कर देगा, इवन दो इट्स इंपॉर्टेंट. परफेक्ट एनालॉजी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और पेस्ट अटैक्स भी इन क्रॉप्स को बहुत हिट करते हैं। तो इसके आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें? 1. इंट्रो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरू करो। अगर डेटा यूज कर सको तो और अच्छा, जैसे इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 60% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल। स्ट्रॉन्ग स्टार्ट. 2. कोर लॉजिक। चैलेंजेस को आराम से एक्सप्लेन करो। सीरियल सेंट्रिक पॉलिसीज, ऑयल सीड्स के लिए अच्छे सीड्स की कमी, प्राइस वॉलिटिलिटी। फिर स्पेसिफिक मेजर्स ऑफर करो, जैसे पल्सेस और ऑयल सीड्स के लिए प्रोक्योरमेंट बढ़ाना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स जैसे मिशन मोड प्रोजेक्ट्स और R&D में इन्वेस्ट करना। 3. कंक्लूजन। एंड में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को डबलिंग फार्मर्स इनकम के लार्जर गोल से लिंक कर दो। गॉट इट. प्रेजेंटेशन टिप. आंसर को एक पावरफुल स्टैटिस्टिक से शुरू करो तो इमीडिएटली ग्रैब अटेंशन। मेक सेंस. Let's practice. Pause and practice saying, India's dependence on imported pulses and oils stems from a policy focus on cereals. Achieving self-sufficiency requires incentivizing crop diversification through better procurement and technology. In short, फूड में सच में आत्मनिर्भर होने के लिए इंडिया को अपना फोकस सिर्फ ग्रेन से हटाकर पल्सेस और ऑयल सीड्स पर भी लाना होगा। All right, that was a solid look at our foundation. अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं. Question 5. What are biomanufacturing and biofoundries? How can they help India's green economy? ये तो sci-fi मूवी जैसा लग रहा है. Biomanufacturing. लगता है, बट ये बहुत रियल है। बेसिकली बायो मैन्युफैक्चरिंग में हम लिविंग सिस्टम्स जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट या एल्गी को टाइनी फैक्ट्रीज की तरह यूज करते हैं चीजें प्रोड्यूस करने के लिए। थोड़ा आसान भाषा में. जैसे हम बीएल बनाने के लिए यीस्ट यूज करते हैं, राइट? हाँ. अब इमेजिन करो हम एल्गी यूज करके बायोफ्यूल बना रहे हैं या इंजीनियर्ड बैक्टीरिया से बायोप्लास्टिक्स। और बायोफाउंड्री एक हाईली ऑटोमेटेड लैब है जो इस प्रोसेस को स्पीड अप करती है। वाओ. कोई रियल लाइफ एग्जांपल? बिल्कुल। बर्न विक्टिम्स के लिए लैब में स्किन टिश्यू ग्रो करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी का यूज करना। इनक्रेडिबल. अब इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस देखते हैं। 1. इंट्रो। बायो मैन्युफैक्चरिंग को सिंपल टर्म्स में डिफाइन करो, यूजिंग बायोलॉजी टू मेक थिंग्स। ओके. 2. कोर लॉजिक। इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस लिस्ट करो, ग्रीन इकोनॉमी के लिए बायोफ्यूल्स, हेल्थ केयर के लिए बायोफार्मास्यूटिकल्स। फिर चैलेंजेस, जैसे इसके लिए बहुत हाई टेक्निकल एक्सपर्टीज और R&D में इन्वेस्टमेंट चाहिए। राइट. एक्सपर्ट्स की कमी. 3. कंक्लूजन। इस बात पर जोर दो कि इंडिया को इस फील्ड में लीडर बनने के लिए R&D में इन्वेस्ट करके और स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करके अपना इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा। प्रेजेंटेशन के लिए कोई एनालॉजी? बिल्कुल। आप कह सकते हो, बायो मैन्युफैक्चरिंग इज लाइक हायरिंग माइक्रोस्कोपिक शेफ्स टू कुक अप सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अस। हाँ. माइक्रोस्कोपिक शेफ्स. आई लव दैट. Ready to practice. Pause and practice saying, biomanufacturing uses biological systems as factories for green products like biofuels. To harness its potential, India must invest heavily in R&D and skilled human resources. In short, biomanufacturing एक futuristic tool है जो इंडिया की green economic growth को power कर सकता है। Brilliant. चलिए अब स्पेस में चलते हैं. Question 6. Explain the working principle and benefits of reusable launch vehicles, RLVs. UPSC Mains 2022, Micro Theme, Space Technology. इसरो का पुष्पक काफी न्यूज में रहा है. सब इतने एक्साइटेड क्यों है रॉकेट्स के वापस आने को लेके? The excitement is totally justified. RLV का प्रिंसिपल बहुत सिंपल बट गेम चेंजिंग है। रीयूजेबिलिटी। एक ट्रेडिशनल रॉकेट एक पेपर कप जैसा है, यूज करो और फेंक दो। एक RLV एक सिरेमिक मग जैसा है, यूज करो, धो लो और फिर से यूज करो। वाह, क्या एनालॉजी है। लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को स्पेस में डिप्लॉय करता है और फिर वापस अर्थ पर एक रनवे पर लैंड कर जाता है, जैसे इसरो का पुष्पक। हाँ, पुष्पक एक प्लेन की तरह लैंड करता है। और दूसरा एग्जांपल है स्पेसएक्स का फाल्कन 9 जो वर्टिकली लैंड करता है। इसके बेनिफिट्स, कॉस्ट रिडक्शन तो होगा ही। मैसिव कॉस्ट रिडक्शन अप टू 80% पर लॉन्च। ये स्पेस को एक्सेसिबल बनाता है और स्पेस डेब्री यानी कचरा भी कम होता है। स्ट्रक्चर कैसे बनाए? 1. इंट्रो। लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो, इसरो के पुष्पक के सक्सेसफुल टेस्ट से। ठीक है। 2. कोर लॉजिक।
पहले वर्किंग प्रिंसिपल रीयूजेबिलिटी एक्सप्लेन करो, फिर बेनिफिट्स के लिए एक सेक्शन डेडिकेट करो, कॉस्ट रिडक्शन, सस्टेनेबिलिटी, फास्टर लॉन्च फ्रीक्वेंसी। और कंक्लूजन में फ्यूचर एप्लीकेशन से कनेक्ट करो। चीपर स्पेस एक्सेस का मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए बेहतर सैटेलाइट्स। प्रेजेंटेशन के लिए ISRO वर्सेस SpaceX का कंपैरिजन अच्छा रहेगा। Gold? A small drawing comparing horizontal versus vertical landing would be unforgettable. राइट। Let's practice. Pause and practice saying. RLVs work by returning to Earth after a mission for reuse, drastically cutting launch costs by up to 80%. This technology is key to making space commerce sustainable and affordable. In short, RLVs are a game changer जो space missions को one-time expense से एक repeatable service बना रहे हैं। तो ये स्पेस ट्रैवल को एयर ट्रैवल जैसा रूटीन बनाने की बात है। कूल ना। अब वापस अर्थ पर आते हैं और क्लाइमेट की बात करते हैं। क्वेश्चन 7, हाउ डज द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 वर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज? यूपीएससी मेंस 2023 माइक्रो थीम क्लाइमेट पॉलिसी कार्बन क्रेडिट्स। ये पोल्यूशन की करेंसी जैसा लगता है, ये काम कैसे करता है? Exactly वही है। CCTS एक कैप एंड ट्रेड सिस्टम पर काम करता है। कैप एंड ट्रेड। फर्स्ट, गवर्नमेंट एक कैप यानी लिमिट सेट करती है कि कोई इंडस्ट्री जैसे स्टील या सीमेंट कितना कार्बन एमिट कर सकती है। अच्छा। फिर परमिट्स मिलते हैं। जो कंपनी अपनी लिमिट से कम पोल्यूट करती है वो अपने एक्स्ट्रा परमिट्स को कार्बन क्रेडिट्स के रूप में मार्केट में सेल कर सकती है। और जो ज्यादा पोल्यूट करती है उसे ये क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं। ये पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये कंपनीज के लिए एक पोल्यूशन बजट जैसा हो गया। परफेक्टली सेड। अगर बजट बचाया तो उसे बेच दो, अगर ओवर स्पेंड किया तो किसी से खरीद लो। इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस। 1. इंट्रो। इंडिया के क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो, जैसे हमारा नेट जीरो बाय 2070 गोल। ठीक है। 2. कोर लॉजिक। की फीचर्स एक्सप्लेन करो, कैप, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, मार्केट। फिर इसका पोटेंशियल डिस्कस करो। ये कंपनीज को रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करने के लिए फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करता है। और कंक्लूजन। चैलेंजेस भी एक्नॉलेज करो, जैसे एमिशंस को एक्यूरेटली मेजर कैसे करें, और फिर स्कीम को इंडिया के लार्जर क्लाइमेट गोल से लिंक कर दो। पोल्यूशन बजट एनालॉजी प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट है। एब्सोल्युटली, इट मेक्स अ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मैकेनिज्म इंस्टेंटली अंडरस्टैंडेबल। चलिए रिहर्स करते हैं। Pause and practice saying, the carbon credit trading scheme uses a cap and trade model to create a market for emissions. It incentivizes industries to reduce their carbon footprint by making pollution a cost and clean energy a commodity. In short, CCTS एक मार्केट बेस्ड सोल्यूशन है जो पोल्यूशन पर एक प्राइस लगाकर इंडस्ट्रीज को ग्रीन होने के लिए इनकरेज करता है। ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन। हवा में पोल्यूशन से लेकर जमीन की गर्माहट तक। क्वेश्चन 8, Should heat waves be declared a notified disaster under the Disaster Management Act 2005? Argue your case. UPSC Mains 2022 Micro Theme Disaster Management. Heat waves हर साल ज्यादा स्कैरी होती जा रही हैं, बट क्या इसे डिजास्टर कहना अ राइट स्टेप है? ये क्रिटिकल डिबेट है। हीट वेव्स के पीछे कई फैक्टर्स हैं, डिलेड मॉनसून्स, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। मतलब शहर गांव से ज्यादा गर्म हो जाते हैं? हाँ, और डिफॉरेस्टेशन, इसके इम्पैक्ट्स डेवास्टेटिंग है। एग्रीकल्चर आउटपुट कम होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से गेहूं की पैदावार 4-5% कम हो सकती है। हेल्थ पर भी तो असर होता है। सीवियर हेल्थ क्राइसिस जैसे हीट स्ट्रोक्स, जैसे हम दिल्ली में हर साल देखते हैं, और ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों को अफेक्ट करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स। तो इसे डिजास्टर नोटिफाई करने से क्या फायदा होगा? इसका कोर आर्गुमेंट है एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अकाउंटेबिलिटी। नोटिफाई होने के बाद स्टेट्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से डेडिकेटेड फंड्स एक्सेस कर सकती हैं। अच्छा, पैसा मिलेगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्मल हीट वेव एक्शन प्लान्स बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1. इंट्रो। हीट वेव को डिफाइन करो और प्रॉब्लम स्टेट करो उनकी बढ़ती फ्रीक्वेंसी। ठीक है। 2. को लॉजिक। ये एक आर्गुमेंटेटिव आंसर है। पहले केस फॉर नोटिफिकेशन बिल्ड करो, सारे हेल्थ इकोनॉमिक इंपैक्ट्स बताकर, फिर बेनिफिट्स ऑफ नोटिफिकेशन एक्सप्लेन करो, अनलॉकिंग फंड्स, मैंडेटिंग प्लान्स। और कंक्लूजन? एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से कंक्लूड करो कि ये सोशल जस्टिस का मामला है, क्योंकि हीट वेव्स गरीबों को सबसे ज्यादा हार्म करती हैं। प्रेजेंटेशन के लिए कोई शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करना गुड आइडिया होगा? बिल्कुल। ओके, लेट्स प्रैक्टिस द कोर आर्गुमेंट। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग, given their severe and wide-ranging impacts on health, agriculture and the economy, notifying heat waves as a disaster is crucial. This would unlock dedicated funding and mandate a planned, systematic response to protect vulnerable populations. In short, heat waves को disaster declare करना हमारे response को reactive crisis management से proactive, funded planning की तरफ ले जाएगा। Moving from natural threats to man-made ones. अब बात करते हैं एक modern battlefield की। Question 9. Why is a joint doctrine for cyberspace operations essential for the Indian Armed Forces, UPSC Mains 2021, Micro Theme, Defense and Security? अब जंग सिर्फ टैंक्स और प्लेन से नहीं लड़ी जाती। ये नई तरह की वॉरफेयर क्या है? सही कहा। साइबर स्पेस को वॉरफेयर का 5th डायमेंशन माना जाता है, आफ्टर लैंड, सी, एयर एंड स्पेस। 5th डायमेंशन? वाओ। और जॉइंट डॉक्ट्रिन बेसिकली एक यूनिफाइड रूल बुक है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इस डिजिटल बैटलफील्ड में एक साथ कैसे ऑपरेट करेंगे। इसकी जरूरत क्यों है? अपनी क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे पावर ग्रिड्स, बैंकिंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, एनिमी साइबर अटैक से। और ये हमें ग्रे जोन वॉरफेयर टैकल करने में भी हेल्प करता है। ग्रे जोन वॉरफेयर? हाँ, मतलब ऐसी हॉस्टाइल एक्ट्स जो फुल स्केल वॉर से कम है,
क्लासिक एग्जांपल है स्टक्सनेट वायरस, जिसे यूएस और इजराइल ने रिपोर्टेडली ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को डैमेज करने के लिए यूज किया था, बिना एक भी गोली चलाए। स्कैरी। इसका आंसर स्ट्रक्चर। 1. इंट्रो। साइबर स्पेस को फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर डिफाइन करो और जॉइंट डॉक्ट्रिन का पर्पस बताओ। सिनर्जी। 2. कोर लॉजिक। एक्सप्लेन करो व्हाई इट इज नीडेड। 2 की पॉइंट्स: टू काउंटर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रा एंड टू एड्रेस न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर लाइक ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट्स। और कंक्लूजन? फ्यूचर की तरफ देखो। मेंशन करो कि डॉक्ट्रिन को एडेप्टिव होना पड़ेगा टू डील विद इमर्जिंग थ्रेट्स लाइक एआई ड्रिवन साइबर अटैक्स। स्टक्सनेट का एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन के लिए बहुत पावरफुल है। बिल्कुल। It makes the abstract threat concrete. Let's practice the main point. Pause and practicing. A joint cyberspace doctrine is vital for India to unify its military response against digital threats, protect critical infrastructure, and effectively operate in the era of grey zone warfare. In short, ये डॉक्ट्रिन 21st सेंचुरी में इंडिया के डिजिटल बॉर्डर्स को डिफेंड करने की एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी है। तो ये डिजिटल शील्ड को फिजिकल शील्ड जितना ही स्ट्रॉन्ग बनाने की बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10। डिस्कस द रैशनल बिहाइंड एक्सटेंडिंग द बीएसएफ्स टेरिटोरियल jurisdiction and the potential issues it raises. यूपीएससी मेंस 2022 माइक्रो थीम बॉर्डर मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने बीएसएफ को कुछ स्टेट्स में ज्यादा अंदर तक ऑपरेट करने की परमिशन दी। इसकी क्या जरूरत थी और इस पर कंट्रोवर्सी क्यों है? ये एक क्लासिक सिक्योरिटी वर्सेस फेडरलिज्म डिबेट है। राइट। बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन को बॉर्डर से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करने का रैशनल या जरूरत नए सिक्योरिटी थ्रेट से आती है। जैसे टेररिस्ट का ड्रोन्स यूज करके बॉर्डर के काफी अंदर तक वेपन्स और ड्रग्स ड्रॉप करना, इलीगल इमिग्रेशन। इससे बीएसएफ को इन थ्रेट्स को ट्रैक करने के लिए ज्यादा रूम मिल जाता है। तो इसमें इशू क्या है? पोटेंशियल इश्यूज भी हैं। सबसे बड़ा ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। इससे सेंट्रल बीएसएफ और स्टेट पुलिस के बीच फ्रिक्शन हो सकता है। कोऑर्डिनेशन की कमी। हाँ, और पोटेंशियल ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का भी डर है। तो इसका स्ट्रक्चर एक टू साइडेड आंसर होगा? एग्जैक्टली। 1. इंट्रो। कॉन्टेक्स्ट सेट करो कि बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन बढ़ाई गई। ठीक है। 2. कोर लॉजिक। पहले नेसेसिटी प्रेजेंट करो, न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स, फिर पोटेंशियल इश्यूज, फेडरलिज्म कंसर्न्स। और कंक्लूजन? एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड सजेस्ट करो। बेटर कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग पर जोर दो और टेक्नोलॉजी का यूज जैसे CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली एक स्मार्ट फेंस विद सेंसर्स एंड कैमरास। प्रेजेंटेशन के लिए इसे एक डिबेट की तरह फ्रेम करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। It shows the examiner you understand both sides. Time to practice. Pause and practice saying, extending BSF jurisdiction aims to counter new cross-border threats like drones, but it raises federalism concerns. The solution lies not in confrontation, but in seamless coordination between central and state agencies. In short, ये मूव एक सिक्योरिटी एनहांसमेंट मेजर है जिसे ट्रूली इफेक्टिव होने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ बैलेंस करना जरूरी है। Right, from national security to economic security. Question 11. What is structural unemployment? Why is this concept particularly relevant to India? UPSC Mains 2021 Micro Theme Employment. इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, but जॉब्स एक कांस्टेंट चिंता है। ये स्पेसिफिक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब वर्कर्स के स्किल्स और मार्केट में अवेलेबल जॉब्स के बीच एक लॉन्ग टर्म मिसमैच हो। और इंडिया के लिए ये रेलेवेंट क्यों है? इसका इंडिया में एक बहुत स्पेसिफिक मीनिंग है। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और फिर सर्विस इकोनॉमी में गई। एक प्रोसेस के थ्रू। हाँ, इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग स्टेप को लार्जली स्किप कर दिया और सीधा एग्रीकल्चर से सर्विसेज पर जंप कर दिया। अच्छा, इसी क्या हुआ? रिजल्ट, हमारी 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में फंसी हुई है, जो जीडीपी में सिर्फ 17% कंट्रीब्यूट करती है। उनके पास शहरों की हाई एंड सर्विस जॉब्स के लिए स्किल्स नहीं है। यही हमारा कोर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। द लैडर एनालॉजी, जैसे हमने एक रंग मिस कर दिया। परफेक्ट। हमने पहली सीढ़ी से तीसरी पर जंप करने की कोशिश की। अब इसका स्ट्रक्चर देखो। 1. इंट्रो। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करो। ठीक है। 2. कोर लॉजिक, यूनिक इंडियन कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करो। एग्रीकल्चर सर्विसेज जंप, इसके रीजंस दो, जैसे 90s का आईटी बूम। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, लो फार्म प्रोडक्टिविटी। और 3. कंक्लूजन, सोल्यूशन क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना थ्रू स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया एंड PLI. लेट्स रिहर्स द कॉन्सेप्ट। Pause and practice saying, India suffers from structural unemployment because our economic growth leapfrogged from agriculture to services, failing to create enough manufacturing jobs for our vast, low-skilled workforce. In short, India का jobs problem structural है. Solution है एक stronger manufacturing base build करना. That ladder analogy makes it so clear. Okay, let's talk about the backbone of our economy. Question 12. Analyze the role of micro, small, and medium enterprises, MSMEs, in regional growth and technological advancement. UPSC Mains 2020. Micro theme, industrial growth. हम सुनते हैं MSMEs बहुत बड़ी चीज़ हैं। ये आखिर हेल्प कैसे करते हैं? ये मैसिव डील है। MSMEs हमारे GDP में लगभग 30% और एक्सपोर्ट्स में 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। वाओ।
रीजनल ग्रोथ में उनका सबसे बड़ा रोल ये है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। वो छोटे शहरों और गांवों में जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो माइग्रेशन रोकता है। हाँ, और वो यूनिक रीजनल प्रोडक्ट्स को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देते हैं। एक ग्रेट एग्जांपल है बिहार में मखाना, फॉक्स नट्स की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग। अच्छा, उससे एक लोकल इकोसिस्टम बन गया है। बिल्कुल, बट उन्हें एक चैलेंज फेस करना पड़ता है जिसे ड्वार्फिज्म कहते हैं। ड्वार्फिज्म? हाँ, वो अक्सर गवर्नमेंट बेनिफिट्स लेते रहने के लिए छोटे ही रहना चूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रोकता है। इंटरेस्टिंग। इसका स्ट्रक्चर 1. इंट्रो। पावरफुल डेटा। 30% जीडीपी, 40% एक्सपोर्ट से स्टार्ट करो। ठीक है। 2. कोर लॉजिक। उनका रोल रीजनल ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में डिस्कस करो। फिर चैलेंजेस एड्रेस करो, जैसे लैक ऑफ क्रेडिट और ड्वार्फिज्म। और कंक्लूजन, जर्मनी मॉडल का एग्जांपल दो। वहां के एमएसएमईज हाईली स्पेशलाइज्ड हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाने में वर्ल्ड लीडर्स हैं। प्रेजेंटेशन के लिए स्पेसिफिक केस स्टडी यूज करना अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जैसे मखाना या मुरादाबाद की ब्रासवेयर इंडस्ट्री। Ready? Pause and practicing. MSMEs are vital for balanced regional growth by creating local jobs, but their technological advancement is hampered by issues of scale. The way forward is to create policies that encourage them to grow and innovate. इन शॉर्ट, एमएसएमईज इंडिया के लोकल ग्रोथ का इंजन है और सही सपोर्ट से वो इनोवेशन का भी इंजन बन सकते हैं। The dwarfism concept is fascinating. चलिए अब बड़े फार्मिंग डिबेट पर आते हैं. Question 13. Should the minimum support price (MSP) be legalized? Discuss the pros and cons. UPSC Mains 2023 Micro Theme Agricultural Pricing. MSP हमेशा हेडलाइंस में रहता है. फार्मर्स लीगल गारंटी मांग रहे हैं. इसका आखिर मतलब क्या होगा? ये इंडिया के सबसे कॉम्प्लेक्स पॉलिसी डिबेट्स में से एक है। अभी एमएसपी एक पॉलिसी है। गवर्नमेंट 22 क्रॉप्स के लिए प्राइस अनाउंस करती है, बट मेनली सिर्फ गेहूं और चावल प्रोक्योर करती है। राइट. इसे लीगलाइज करने का मतलब होगा एक लॉ बनाना जो हर फार्मर को उन 22 क्रॉप्स को एमएसपी पर बेचने का राइट देगा। और उससे नीचे खरीदना इलीगल हो जाएगा? एग्जैक्टली। इसका प्रो क्लियर है, फार्मर्स को एक लीगल सेफ्टी नेट मिलेगा। Sounds good. तो कॉन्स क्या हैं? कॉन्स बहुत बड़े हैं. पहला, गवर्नमेंट पर फिस्कल बर्डन एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएगा. वो सब कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकती. अच्छा, दूसरा, ये मार्केट को अजीब तरीके से डिस्टॉर्ट कर देगा. प्राइवेट प्लेयर्स एग्जिट कर जाएंगे. और तीसरा, जिन क्रॉप्स की एमएसपी हाई होगी उनका ओवर प्रोडक्शन होगा. जिससे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी खत्म होगी। बिल्कुल. अब स्ट्रक्चर देखो। 1. इंट्रो, डिफाइन करो एमएसपी क्या है और लीगलाइजेशन का मतलब क्या होगा। ओके. 2. कोर लॉजिक, बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करो। आर्ग्यूमेंट्स फॉर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट के लिए क्लियर सेक्शंस रखो। फिर कंक्लूजन में कंक्लूड करो कि एक वन साइज फिट्स ऑल लीगल गारंटी के बजाय एक ज्यादा सस्टेनेबल अप्रोच की जरूरत है। ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करो, जैसे पीएम किसान, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। प्रेजेंटेशन के लिए फॉर और अगेंस्ट का स्ट्रक्चर बेस्ट है. हाँ, इट शोज यू कैन थिंक क्रिटिकली। लेट्स ट्राई. पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग, while legalizing MSP offers farmers a legal right to fair prices, it poses significant fiscal risks and could distort markets. A better approach may be to strengthen market linkages and provide direct income support. In short, MSP को legalize करना एक well-intentioned idea है जिसके potentially disastrous economic consequences हो सकते हैं। Farm income के लिए एक ज्यादा nuanced approach जरूरी है। A very balanced take. अब उस एजेंसी को देखते हैं जो ये सारा फूड ग्रेन मैनेज करती है. Question 14. How does the Food Corporation of India (FCI) ensure food security through the PDS? What reforms are needed? UPSC Mains 2021 Micro Theme Food Processing and Supply Chain. FCI एक giant organization है. ये करती क्या है और इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है? FCI इंडिया के फूड सिक्योरिटी सिस्टम की बैकबोन है। इसका रोल 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। ओके. 1. ये फार्मर्स से MSP पर ग्रेन्स प्रोक्योर करती है। 2. इन ग्रेन्स को अपने वेयरहाउसेज में स्टोर करती है। 3. इन्हें PDS यानी रेशन शॉप्स के थ्रू पब्लिक को सब्सिडाइज्ड इशू प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिंपल लगता है. तो प्रॉब्लम्स क्या है? मेजर प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिससे अनाज सड़ जाता है, सप्लाई चेन में करप्शन और लीकेजेस, और ऑपरेशंस भी बहुत सेंट्रलाइज्ड है. हाँ, इनएफिशिएंट। अब इसका स्ट्रक्चर देखो। 1. इंट्रो, FCI के रोल को एक सिंपल फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन करो। फार्मर, FCI, PDS, बेनिफिशियरी। दैट्स अ ग्रेट विजुअल. 2. कोर लॉजिक, पहले रोल डिटेल करो, फिर रीजंस फॉर इनएफिशिएंसी लिस्ट करो, फाइनली कॉन्क्रीट रिफॉर्म सजेस्ट करो। जैसे डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट और आधार बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज। और कंक्लूजन, कंक्लूड करो कि एक रिफॉर्म्ड टेक एनेबल्ड FCI जीरो हंगर के SDG गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। इंट्रो बे फ्लो चार्ट इस आंसर के लिए एक किलर टेक्निक है. बिल्कुल, लेट्स रिहर्स द वर्कफ्लो. Pause and practice saying, FCI ensures food security by procuring at MSP and distributing via PDS. However, it needs urgent reforms like modernized storage and decentralized operations to reduce wastage and improve efficiency. In short, FCI इंडिया के गरीबों को खाना खिलाने के लिए क्रूशल है, बट उसे वेस्ट और इनएफिशिएंसी के चैलेंजेस से उभरने के लिए मॉडर्नाइज होना ही पड़ेगा। Fantastic. We've covered a lot of ground. Now for our final section, a mix of science, environment, and other critical issues. Question 15. How can nanotechnology enhance agricultural productivity and food security in India? UPSC Mains 2020 Micro Theme S&T in Everyday Life. Giant warehouses से अब tiny particles तक. इतनी छोटी चीज फार्मिंग में इतना बड़ा डिफरेंस कैसे ला सकती है? इनक्रेडिबल है ना? नैनो टेक्नोलॉजी नैनो स्केल पर मटेरियल यूज करती है, 1 मीटर का बिलियंथ हिस्सा। वाओ! एफिशिएंट होता है,
ज्यादातर प्लांट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, बट नैनो यूरिया की छोटी बॉटल में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो क्रॉप्स बहुत एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी बेनिफिट्स क्या हैं? सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है, फर्टिलाइजर कम लगता है और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होते हैं। कोई रिस्क भी है? हाँ, पोटेंशियल रिस्क हैं, जैसे ये नैनो पार्टिकल्स फूड चेन में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, जिस पर और स्टडी की जरूरत है। तो इसका स्ट्रक्चर बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क्स होगा। एग्जैक्टली। 1. इंट्रोडक्शन, नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करो। ओके। 2. कोर लॉजिक, पहले बेनिफिट्स डिटेल करो, इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी, फिर पोटेंशियल रिस्क डिस्कस करो, जैसे बायो एक्यूमुलेशन। और कंक्लूजन? कंक्लूड करो कि नैनोटेक एक प्रॉमिसिंग टूल है, बट इसे एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ प्रमोट करना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए IFFCO के नैनो यूरिया का एग्जाम्पल अच्छा रहेगा। Perfect. It makes the benefit concrete. Let's practice. Pause and practice saying, nanotechnology through products like nanourea boosts agricultural efficiency and reduces environmental impact. However, its adoption must be balanced with rigorous study of its long-term ecological effects. In short, nanotechnology farm productivity को boost करने का एक powerful तरीका है, but हमें इसे responsibly use करना होगा। Amazing. From nanotech to something even smaller. Quantum. Question 16. What are quantum dots, for which the 2023 Nobel Prize in Physics was awarded? Mention their applications. UPSC Mains 2023, Microtheme, Nobel Prizes and SNT. Quantum dots ने Nobel Prize जीता, ये हैं क्या और इतने स्पेशल क्यों हैं? Quantum dots tiny man-made crystals हैं, सिर्फ कुछ नैनोमीटर्स के, इतने छोटे कि आप एक पेन की नोक पर मिलियंस फिट कर सकते हो। Incredible. इनकी मैजिक प्रॉपर्टी है फोटोलुमिनेसेंस। जब आप इन पे लाइट शाइन करते हो तो ये एक स्पेसिफिक कलर की लाइट एमिट करते हैं, और वो कलर प्योरली उनके साइज पर डिपेंड करता है। मतलब साइज बदलने से कलर बदल जाता है? एग्जैक्टली। छोटे डॉट्स ब्लू और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो ग्रीन, येलो और रेड ग्लो करते हैं। यही प्रिसाइज कंट्रोल ओवर कलर उन्हें रेवोल्यूशनरी बनाता है। इसके एप्लीकेशंस? माइंड ब्लोइंग है। हाई एंड टीवी डिस्प्लेस में यूज होते हैं, जो QLED टीवीज हैं, हेल्थ केयर में कैंसर सेल्स को टैग करने के लिए, और सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। वाओ, काफी डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं। इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 1. इंट्रो, नोबेल प्राइज कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो। ठीक है। 2. कोर लॉजिक, क्वांटम डॉट्स को उनकी साइज डिपेंडेंट कलर प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिफाइन करो। 3. कंक्लूजन, फिर उनके डाइवर्स एप्लीकेशंस लिस्ट कर दो। 3 की एप्लीकेशंस याद रखना प्रेजेंटेशन के लिए काफी होगा। बिल्कुल। लेट्स ट्राई। पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग, quantum dots are nano-sized semiconductors whose color depends on their size. Their applications are transforming technology from vibrant QLED TV screens to medical imaging and more efficient solar cells. In short, quantum dots एक revolutionary material है जिसमें almost हर सेक्टर की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने का पोटेंशियल है। वाओ, तो ये ऑलरेडी हमारे घरों में है। Okay, from tiny man-made marvels to our large natural treasures. Question 17. How effective have protected areas like national parks and wildlife sanctuaries been in conserving India's biodiversity? UPSC Mains 2022 Micro Theme Conservation. हमारे पास इतने सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, क्या ये सच में काम कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका मिक्स्ड आंसर है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज कुछ केसेस में बहुत इफेक्टिव रहे हैं। जैसे? सबसे अहम सक्सेस स्टोरी है प्रोजेक्ट टाइगर। इन्हीं प्रोटेक्टेड एरियाज की वजह से इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन 3000 से ज्यादा हो गई है। That's a huge success. इट इज, बट फेलियर्स भी हैं। कुछ स्पीशीज जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोटेक्टेड एरियाज में होने के बावजूद डिक्लाइन होती रही हैं। इसके पीछे क्या शॉर्टकमिंग्स हैं? अनक्लियर बाउंड्रीज, लोकल कम्युनिटीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट और एक टॉप डाउन ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। तो इसका स्ट्रक्चर बैलेंस्ड होना चाहिए। बिल्कुल। 1. इंट्रोडक्शन, प्रोटेक्टेड एरियाज को डिफाइन करो। ओके। 2. कोर लॉजिक, उनकी इफेक्टिवनेस डिस्कस करो, एक सक्सेस स्टोरी टाइगर और एक फेलियर बस्टर्ड के साथ। फिर शॉर्टकमिंग्स के रीजंस? हाँ, और 3. कंक्लूजन, एक मोर इंक्लूसिव वे फॉरवर्ड सजेस्ट करो जिसमें लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन में पार्टनर्स बनाया जाए। एक सक्सेस को एक फेलियर से कॉन्ट्रास्ट करना डीप अंडरस्टैंडिंग शो करता है। Absolutely. Let's rehearse a balanced statement. Pause and practice saying, while protected areas have been instrumental in successes like tiger conservation, their overall effectiveness is limited by community conflicts and bureaucratic hurdles. The future lies in a more inclusive, science-based approach to conservation. In short, protected areas conservation के लिए crucial है, but उनकी success scientific management और community participation दोनों पर depend करती है। That's a very honest assessment. अब एक ऐसे थ्रेट की बात करते हैं जो हम सबको अफेक्ट करता है। Question 18. What are the main causes of PM 2.5, PM10 and ozone pollution in India, and how effective are government steps to control it? UPSC Mains 2021 Micro Theme Environmental Pollution. हर सर्दी में हमारे शहरों का दम घुटता है। इसका कारण क्या है और हमारे प्लान्स काम कर रहे हैं? एयर पोल्यूशन एक साइलेंट किलर है। PM 2.5 और PM10 के मेन कॉजेज हैं रोड डस्ट, व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रीज और स्टबल बर्निंग। और ओजोन पोल्यूशन? वो थोड़ा अलग है। वो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज के एमिशंस के सनलाइट के साथ रिएक्ट करने पर बनता है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? स्टेप्स लिए हैं जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP और दिल्ली NCR में ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP। कुछ सक्सेस मिला है? हाँ, कुछ सक्सेस मिला है। जैसे दिल्ली में 2023 में ज्यादा गुड एयर डेज थे, बट चैलेंजेस बहुत हैं, जैसे फंड्स का अंडर यूटिलाइजेशन तो है। स्ट्रक्चर कैसा हो? 1. इंट्रो,
एक शॉकिंग फैक्ट से स्टार्ट करो, जैसे WHO का 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स का एस्टिमेट। ठीक है। 2. कोर लॉजिक, कॉजेज लिस्ट करो, फिर गवर्नमेंट्स एक्शंस डिटेल करो, फाइनली एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन दो, पॉजिटिव्स और चैलेंजेस दोनों बताकर। और कंक्लूजन? इस बात पर जोर दो कि इसके लिए मल्टी फैसेटेड एफर्ट चाहिए, गवर्नमेंट एक्शन, लाइफस्टाइल चेंजेस बाय सिटीजंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कॉजेज और स्कीम्स को बुलेट पॉइंट्स में रखना अ गुड आइडिया है। Yes, let's practice. Pause and practicing. Air pollution caused by vehicles, industry and stubble burning is being tackled by government programs like NCAP. While some progress has been made, a much larger, sustained effort involving public participation is needed. In short, India के air pollution crisis से लड़ने के लिए एक sustained, multi-front war की जरूरत है, ना कि सिर्फ seasonal emergency actions की। So it's everyone's problem. चलिए एक और serious issue की तरफ बढ़ते हैं। Question 19. A recent report highlights India as a major hub for drug trafficking. Why is this challenge growing? UPSC Mains 2022 Micro Theme Internal Security. ये अलार्मिंग है। इंडिया ग्लोबल ड्रग ट्रेड के लिए इतना वल्नरेबल क्यों है? इसका प्राइमरी रीजन है हमारी ज्योग्राफी। इंडिया दुनिया के 2 सबसे बड़े ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच सैंडविच जैसा है। गोल्डन क्रेसेंट, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारे वेस्ट में, और ईस्ट में? और गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड हमारे ईस्ट में। अच्छा, हम बीच में हैं। हाँ, और हमारे पड़ोस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान में तालिबान, म्यांमार में मिलिट्री कू ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। ये सिर्फ एक क्राइम प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक मेजर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। इससे नार्को टेररिज्म होता है, जहां ड्रग मनी से टेररिस्ट ग्रुप्स फंड होते हैं और यूथ में एडिक्शन फैलता है। इसका स्ट्रक्चर? 1. इंट्रो, एक रीसेंट रिपोर्ट या ड्रग सीजर के कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करो। ठीक है। 2. कोर लॉजिक, कॉजेज एक्सप्लेन करो, ज्योग्राफी पर फोकस करके। फिर चैलेंजेस डिस्कस करो, नार्को टेररिज्म, यूथ एडिक्शन। और कंक्लूजन? एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी सजेस्ट करो, सप्लाई रिडक्शन, डिमांड रिडक्शन एंड हार्म रिडक्शन। प्रेजेंटेशन के लिए इंडिया का एक छोटा मैप बनाकर गोल्डन क्रेसेंट और ट्रायंगल दिखाना बहुत इफेक्टिव होगा। Perfect. It visually explains a vulnerability. Try to visualize that map. Pause and practice saying, India's vulnerability to drug trafficking stems from its strategic location between the Golden Crescent and Golden Triangle. This fuels narco-terrorism and addiction, requiring a comprehensive strategy focusing on supply, demand, and harm reduction. इन शॉर्ट, इंडिया की लोकेशन उसे ड्रग ट्रैफिकिंग का प्राइम टारगेट बनाती है, एक ऐसा थ्रेट जो हमारी सिक्योरिटी और सोसाइटी दोनों के लिए खतरा है। द मैप विजुअल मेक्स इट क्रिस्टल क्लियर। और अब हमारे आखिरी टॉपिक पर, क्वेश्चन 20, हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड टू द चैलेंज ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE? Is it merely a security problem? UPSC Mains 2021 Micro Theme Internal Security. नक्सलिज्म एक लंबा चैलेंज रहा है। इसे सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? ये गहरा सवाल है और इसका की सवाल में ही है। LWE सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। राइट। ये फंडामेंटली एक सोशो इकोनॉमिक इशू है। इसके रूट कॉजेज हैं ट्राइबल कम्युनिटीज की हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से उनकी जमीन से डिस्प्लेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन और अ लैक ऑफ इक्विटेबल डेवलपमेंट। नक्सलाइट आइडियोलॉजी इसी गुस्से का फायदा उठाती है। एग्जैक्टली। इसलिए एक सक्सेसफुल रिस्पॉन्स को 2 pronged होना चाहिए। उसमें हार्ड मेजर्स चाहिए, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट अप्रोचेस। सॉफ्ट अप्रोचेस मतलब लोकल पॉपुलेशन को ट्रस्ट जीतना, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट करना। तो ये सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों का मामला है। बिल्कुल। अब इसका फाइनल स्ट्रक्चर। 1. इंट्रो, LWE को डिफाइन करो, बट आगे लिखो कि इसके रूट सोशो इकोनॉमिक है। ओके। 2. कोर लॉजिक, पहले रूट कॉजेज एक्सप्लेन करो, फिर 2 pronged सोल्यूशन डिस्कस करो, सॉफ्ट अप्रोचेस और हार्ड मेजर्स। और कंक्लूजन? कंक्लूड करो कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही आ सकता है। प्रेजेंटेशन के लिए घाव की एनालॉजी अच्छी है। सिक्योरिटी बैंडेज है, लेकिन डेवलपमेंट मेडिसिन है। Perfect analogy. Let's practice. Pause and practice saying, the response to left-wing extremism must be 2 pronged. While security operations are needed, the long-term solution lies in addressing the root socio-economic grievances of tribal communities through development and justice. In short, नक्सलिज्म का solution एक balanced strategy में है, जो security को genuine development के साथ combine करती है, a policy of an iron fist in a velvet glove. And that's a wrap on our 20-topic masterclass. What a journey! हमने नेशन के बजट डेफिसिट से लेकर क्वांटम डॉट्स तक, एयर पोल्यूशन से LWE तक सब कवर किया। इट्स अ लॉट, आई नो, बट देखा आपने सब कुछ कैसे कनेक्टेड है। Exactly. अगर हमारे पूरे डिस्कशन को क्विकली रिकैप करें ऑन द ब्रॉड माइक्रो थीम ऑफ इंडियाज की इश्यूज, इकोनॉमिक चैलेंजेस, हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट मैनेज करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ड्राइव करना और एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना इंडिया की टॉप इकोनॉमिक प्रायोरिटीज हैं। टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइड्स, इंडिया स्पेस टेक, बायोटेक और नैनोटेक जैसे फ्यूचरिस्टिक डोमेन्स में बड़ी लीप्स ले रहा है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और हमने डिस्कस किया कि स्मार्ट पॉलिसीज जैसे कार्बन ट्रेडिंग की कितनी जरूरत है। सिक्योरिटी इश्यूज, और फाइनली हमने देखा कि हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस इवॉल्व हो रहे हैं फ्रॉम साइबर स्पेस टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, जिनके लिए मॉडर्न मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजीज चाहिए। नाउ फॉर अ क्विक प्रैक्टिस टू लॉक इन दैट स्ट्रक्चरल थिंकिंग, थोड़ा सोच लो। 1. फिस्कल डेफिसिट पर आंसर के मेन सेगमेंट्स कैसे आउटलाइन करोगे? क्विक गाइड, डेफिनेशन,
फिर रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस, सब हेडिंग्स और एंड में सॉल्यूशंस। सिंपल। 2. आरएलवी आंसर के लिए एक प्रेजेंटेशन ट्वीक सजेस्ट करो। क्विक गाइड, पुष्पक वर्सेस स्पेसएक्स का विजुअल कंपैरिजन यूज करो। हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल लैंडिंग, अ सिंपल डायग्राम स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। 3. हीट वेव्स आंसर का कोर आर्गुमेंट क्या है। क्विक गाइड, फोकस ऑन व्हाई इट्स अ डिजास्टर बाय लिंकिंग इट टू टैंजिबल लॉसेस जो डेडिकेटेड फंड्स को जस्टिफाई करता है। 4. एमएसपी डिबेट को एक बैलेंस्ड व्यू के लिए कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो। क्विक गाइड, एक क्लियर फॉर और अगेंस्ट टेबल यूज करो। इट शोज यू कैन एनालाइज। 5. बायो मैन्युफैक्चरिंग आंसर के लिए एक अच्छा हुक क्या है। क्विक गाइड, एक फ्यूचरिस्टिक रिलेटेबल एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, जैसे इमेजिन यूजिंग एल्जी टू पावर योर कार। और ये रहा आपके लिए एक सिंपल चैलेंज। इन 20 टॉपिक्स में से कोई एक पिक करो जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। उसे अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को सिर्फ 60 सेकंड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, हमारे डिस्कस किए हुए स्ट्रक्चर को यूज करके। कर सकते हो? आई बेट यू कैन। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, और याद रखना, इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझना एक विकसित भारत बनाने की तरफ पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है। इस डीप एनालिसिस को ज्वाइन करने के लिए थैंक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।